स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट 75I का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? भारत के पहले परमाणु ऊर्जा का संचालित विमान वाहक का निर्माण करना, उन्नत एयर डिफेंस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना, हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक नया सैटेलाइट ट्रैकिंग नेटवर्क बनाना, या भारतीय नौसेना के लिए तटीय रडार स्टेशन का विकास करना। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट 75I जो है इसका उद्देश्य सही में क्या है? तो उन्नत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक से लैस पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके व्याख्या को समझते हैं। इसकी व्याख्या ये है कि देखिए, जो प्रोजेक्ट 75I है वो भारतीय नौसेना की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत उन्नत पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण करना AIP तकनीक के साथ किया जा रहा है, जिससे कि लंबे समय तक वो पानी के नीचे रह सकें। यानी पनडुब्बियों को लंबे समय तक नीचे रखने के लिए भारत जो है वो प्रोजेक्ट 75I का निर्माण कर रहा है, जिससे कि भारतीय पनडुब्बियां जो है ज़्यादा देर तक पानी के अंदर बनी रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो BPSC, बिहार टीचर एग्जाम, बिहार SSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, स्टेट PCS तथा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या? आज का टॉप 25 करंट अफेयर्स मिलेंगे, महत्वपूर्ण MCQ के साथ सही उत्तर एवं उसका विस्तृत विश्लेषण भी हम आपको देंगे। परीक्षा को ध्यान में रखकर ये सभी प्रश्न तैयार किए गए हैं जो नवीनतम समसामयिक घटनाएं पर आधारित है और जिसकी विस्तृत व्याख्या के साथ भी हम देखेंगे, और इसका लास्ट में हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ये PDF जो है काफ़ी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर, MCQ, एग्जाम अपडेट और टीचर अपडेट के लिए स्टडी विथ एग्जाम टेंशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जो है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा किया जाता है? यानी कौन सा ऐसा संस्था है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, जिसको WSDS बोलते हैं, उसका आयोजन प्रतिवर्ष करता है? तो यह संस्था नीति आयोग है, यह संस्था जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, यह परमाणु वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो संस्था है जो क्या करती है? प्रतिवर्ष विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन करती है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं हम। देखिए व्याख्या क्या है कि जो तेरी है, यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट प्रतिवर्ष विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन करती है, जिससे कि वैश्विक जलवायु चुनौतियों और सतत विकास पर चर्चा होती है। यानी इनसे निपटा जा सके, जलवायु चुनौतियों से, और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भविष्य में, और जो ऊर्जा होती है उसको मेंटेन करने के लिए ये मीटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? आपको बताना है कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को घोषित किया गया है, और इसमें संस्थागत जो विजेता होंगे उसको 5,51,00,000 का पुरस्कार, जबकि व्यक्तिगत को 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्या ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को घोषित किया जाता है, और संस्थागत विजेता जो होते हैं उसको 51 लाख रुपये, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो आपके पास देखिए ऑप्शन क्या है? केवल कथन एक सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 1 और 2 कथन सही है, ना तो 1 सही है ना 2 सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में 23 जनवरी को ये घोषित किया जाता है, और
संस्थागत श्रेणी में विजेता को 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी के विजेता को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इन्हीं दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किसमें दिया जाता है, तो अपना आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान के लिए जो संस्था होती है और या जो व्यक्ति होते हैं उनको ये दिया जाता है, क्योंकि जो संस्था होगी उसको 51 लाख रुपए का और जो व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपए का नगद इनाम इसमें दिया जाता है। और ये 23 जनवरी को घोषित की जाती है, क्योंकि 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक आपको प्रश्न इसमें मिलेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें अगर आप इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम ई बस सेवा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है केवल मेट्रो शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना, पीपीपी मॉडल पर 10,000 से अधिक ई बसों को चलाकर शहरी बस संचालन को बढ़ावा देना, या अंतर्राज्यीय एक्सप्रेसवे के लिए इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराना, या स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध कराना। तो सही अधिक ई बस सेवा को चलाकर शहरी बस का संचालन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। देखिए आप इसके व्याख्या को हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना है जहां संगठित सेवाएं नहीं है, जिससे कि हरित गतिशीलता यानी ग्रीन मोबिलिटी को इससे बढ़ावा मिल सके। यानी भारत सरकार क्या चाहती है, पीपी मॉडल के तहत 10,000 से अधिक बस सेवा चलाना चाहती है, जिससे कि शहरी बसों का संचालन से जो परिवहन है यानी जो ग्रीन मोबिलिटी है उसको बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू की गई उत्कर्ष 2.0 का पहला उद्देश्य क्या है। यानी उत्कर्ष 2.0 जो है वो रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना करना, आरबीआई की नियामक और पर्यवेक्षी दक्षता की मजबूती के लिए मध्यम अवधि की रणनीति बनाना, कृषि ऋण दरों में भारी कमी लाना, या विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए नई नीति बनाना। यानी उत्कर्ष 2.0 का सही उद्देश्य क्या है, तो सही उद्देश्य है कि आरबीआई की नियामक और पर्यवेक्षी दक्षता को मजबूत करने के लिए मध्यम अवधि की रणनीति बनाना। अब इसके थोड़ा सा व्याख्या को हम समझ लेते हैं कि व्याख्या क्या कहता है। व्याख्या कहता है कि उत्कर्ष 2.0 भारतीय रिजर्व बैंक 2023-25 की अवधि के लिए रणनीतिक ढांचा यानी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार करता है, जो उसके मूल कार्यों के पर्यवेक्षण और दक्षता में सुधार पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजा गया लिथियम भंडार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है जो अत्यधिक चर्चा में रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, या उड़ीसा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का भंडार पाया गया है। इसके व्याख्या को हम समझते हैं। तो व्याख्या है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के बड़े अनुमानित भंडार जिसमें 5.9 मिलियन टन की पहचान की गई है, जिससे कि ईवी बैटरी उत्पादन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को इसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, अब जो है खुद ही बड़ा भंडार मिला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है नैनीताल उत्तराखंड, हेनले लद्दाख, कल्लोल गुजरात, या मुन्नार केरल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हेनले लद्दाख। हेनले लद्दाख में जो है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व खोला गया है, स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या को थोड़ा हम समझ लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है कि चारथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में हेनले लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, जो खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में घोषित पीएम परिणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन क्या है, प्राकृतिक खेतों को प्रोत्साहन और रासायनिक उर्वरकों का संतुलन प्रयोग, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, जनजातीय समुदाय को शिक्षा प्रदान करना, या नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों का वितरण करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन और रासायनिक उर्वरक का संतुलन करने के लिए ये पीएम परिणाम योजना जो है शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है वो रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को कम करना है और उसके जगह वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना
इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस पहल या मिशन के तहत शुरू करने की योजना बनाई गई है। यानी भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है जो किस मिशन के तहत शुरू करने की योजना बनाई गई है। वंदे भारत 2.0, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, हरित रेल मिशन 2030 या राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन। तो सही आंसर हो जाएगा हरित फॉर हेरिटेज, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इस मिशन के तहत जो है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाने की योजना शुरू की गई है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है कि भारतीय जो रेलवे ने अपनी हेरिटेज मार्गों यानी कलकत्ता, शिमला, नीलगिरी आदि पर स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन शुरू करने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो भारत के द्वारा की गई है। और ये जो है महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत जो है वो कालका, शिमला, नीलगिरी आदि जैसे हेरिटेज मार्गों को स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिसोर्स रिपोर्ट वर्ष में कितने बार जारी किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट जारी करती है और ये वर्ष में कितनी बार करती है। आपके पास ऑप्शन है वर्ष में 1 बार करती है, वर्ष में 2 बार करती है, प्रत्येक तिमाही में करती है, प्रत्येक 2 वर्ष पे करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये 2 बार वर्ष में जारी करती है, एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, UNDP द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, या यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको जो है वो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही मिष्टी योजना किससे संबंधित है। मिष्टी योजना किससे संबंधित है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। हाल ही में खबरों में रही मिष्टी योजना किससे संबंधित है, आपके पास ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन से है, तटीय आवासों और मैंग्रोव वृक्षारोपण के विकास से है, ग्रामीण महिलाओं के सूक्ष्म ऋण योजना से है, या हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के संवर्धन से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है कि तटीय और आवासीय में मैंग्रोव वृक्षारोपण का विकास से है। तटीय आवासों और मैंग्रोव वृक्षारोपण के विकास से जो है मिष्टी योजना शुरू की गई है। देखिए इसके थोड़ा सा हम व्याख्या को भी समझ लेते हैं। व्याख्या ये कहता है कि मिष्टी जो है जिसका फुल फॉर्म जो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम का उद्देश्य भारत में तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और विस्तार करना है। तो मिष्टी का अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछेगा तो हो जाएगा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये जो है मिष्टी का फुल फॉर्म है, जो है तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और विस्तार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक्सपोसैट मिशन किस अध्ययन के लिए समर्पित है। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्सपोसैट मिशन जो है वो शुरू किया है। वो इसका किसके लिए अध्ययन इसमें किया जाता है, सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जाता है, तीव्र खगोलीय एक्सरे स्रोतों का ध्रुवीकरण का अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल वाष्प की खोज के लिए किया जाता है, कि मंगल ग्रह पर वायुमंडल के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीव्र खगोलीय एक्सरे स्रोतों का ध्रुवीकरण के अध्ययन के लिए जो है इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्सपोसैट मिशन शुरू किया है। ये क्या करती है, थोड़ा सा इसके हम व्याख्या भी समझ लेते हैं। जो एक्सपोसैट मिशन है जिसको एक्सरे
पोलर मीटर सैटेलाइट बोलते हैं। ये भारत का पहला और दुनिया का ऐसा पहला मिशन है जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे आकाशीय पिंडों से निकलने वाली एक्सरे का अध्ययन करता है। यानी ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों से निकलने वाले आकाशीय पिंडों से जो एक्सरे निकलती है उसका ये अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत धरोहर योजना का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? आपके पास ऑप्शन है भारत के ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण के लिए, रामसर स्थलों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण और अनुकूल उपयोग के लिए, प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों के डिजिटीकरण के लिए, या देश के पारंपरिक लोक कला के विकास के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि भारत के रामसर स्थल और आर्द्र भूमियों के संरक्षण और अनुकूल उपयोग के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य जो है रामसर स्थल और आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है और उसका बेहतर उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप आपके पास ऑप्शन है 15 जनवरी को, 16 जनवरी को, 25 जनवरी को या 28 फरवरी को। तो सही आंसर क्या है? वो 16 जनवरी को। 16 जनवरी वो दिन है जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाता है या नेशनल स्टार्टअप डे इस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 16 जनवरी को ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है जो भी उद्यमी होते हैं यानी जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप होंगे उसको ये सम्मानित करने का काम करते हैं 16 जनवरी को। इसी के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, नए नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? आपके पास ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन या ऑस्ट्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन वह देश है जो नाटो का 32वां सदस्य बना है। अगर आपसे 31वां सदस्य पूछ देगा तो वो देश हो जाएगा आपका फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, व्याख्या भी देख लीजिए। हम आपको लेकर आए हैं कि स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य है, जबकि 31वां सदस्य के रूप में फिनलैंड इसका सदस्य बना था। तो आपसे 31वां और 32वां दोनों पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा कि 31वां सदस्य जो है फिनलैंड हो जाएगा, 32वां सदस्य जो है आपका स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाचारों पत्र में देखा गया कि समेकित कोष से निकलने वाले धन के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? यानी अगर आप कंसोलिडेटेड फंड से ऑफ इंडिया से धन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक है, जिसको समेकित कोष बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की जो संसद होती है वो क्या करती है? समेकित कोष से धन निकालने में मदद करती है। और ये जो है अनुच्छेद 266 के अनुसार यानी संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत के समेकित कोष से यदि कोई राशि आपको निर्गत करनी है तो उसके लिए संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम पारित किया जाता है, जिसके अनुमति के बिना आप इससे धन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक, धौलावीरा गुजरात या काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक। इसको जो है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये 42वां स्थान पर है, जबकि 41वां स्थान जो है वो आपको शांति निकेतन को दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि 41वां स्थान जो है वो शांति निकेतन को मिला है, जबकि 42वां स्थान जो है वो आपको मिला है होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है, उसको 42वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये निर्गत किया जाता है, यह जारी किया जाता है। इसमें क्या करती है RBI, उसको भी देख लेते हैं। तो RBI क्या करती है? देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण के सीमा को मापने के लिए वार्षिक आधार पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करती है।
यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आपका आरबीआई हो जाएगा। ये क्या होता है कि जो आर्थिक वर्ष में कितने आप पैसे खर्च किए उसके लिए ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया है। यानी भारत के नागरिकों को अलग अलग देशों में फंसे रहते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार जो है अपने नागरिकों को बचाने के लिए अलग अलग तरह के ऑपरेशन चलाती है। उस ऑपरेशन में एक नाम आया है ऑपरेशन इंद्रावती। जो ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ये योजना चला रही है, ये मिशन चला रही है, वो कहाँ के नागरिकों को यानी भारत के नागरिकों को कहाँ से वापस सुरक्षित लाने के लिए चला रही है। तो आपके पास ऑप्शन है सूडान, हैती, इजराइल या यूक्रेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैती। हैती वो जगह है जहां से सुरक्षित भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती योजना शुरू की है, क्योंकि वहां जो है वो हिंसा और संकट को देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास धर्म गार्जीवन किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास धर्म गार्जीवन जो है वो किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपके पास ऑप्शन है भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और सिंगापुर, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत और जापान। भारत और जापान के बीच जो है अभ्यास धर्म गार्जीवन ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा, या इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, या एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जिसको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कहते हैं उसको जारी किया जाता है। इसकी और व्याख्या देख लीजिए। जो ये इसका जो मुख्यालय जो है वो सिडनी में स्थित है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ये क्या करती है, एक थिंक टैंक है जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जिसको बोल सकते हैं ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करती है, इनका काम करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने हाल ही में किस राज्य के काकरापाड़ा में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में। काकरापाड़ा जो है गुजरात में है और वहां जो है स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है, उसका लक्ष्य रखा गया है। तो 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 500 यूनिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त दी जाएगी यदि आप अपने घर पर सोलर प्लेट लगाते हैं। इस मिशन का उद्देश्य जो है 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस स्थान पर विकसित किया गया है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है जिसको NMHC बोलते हैं, उसको किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कोची केरल में, लोथल गुजरात में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, या महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल गुजरात। लोथल गुजरात जो है वो ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है जो भोगवा नदी पर स्थित है। और ये जो है भारत की समुद्री विरासत की पहचान के प्रदर्शित करने के लिए ये विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि हमने कहा आपको कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाहों में से एक है लोथल, और भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट